हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। राजकिशोरी देवी शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान के यूट्यूब चैनल और क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं राजेश कुमार दुबे प्रतिदिन जितने भी हमारे VI के बच्चे हैं उन लोगों के लिए क्लास लेता हूं और यूट्यूब के चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताता भी हूं। तो अभी आप लोग जानते हैं कि आप लोग का इस समय पेपर नंबर 4 चल रहा है और ये भी समाप्त होने वाला है। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने स्मृति, बुद्धि इत्यादि के बारे में आप लोगों को बताया था। तो उसके बाद का जो टॉपिक हमारा है वो है प्रेरणा और प्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक। तो प्रेरणा क्या है, प्रेरणा को क्या कहते हैं, मोटिवेशन। ठीक है, तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। अभिप्रेरणा का अर्थ अंग्रेजी में मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम धातु से हुई। किससे हुई है? मोटम धातु से हुई है, जिसका तात्पर्य मूवेवर, मूव मोटर और मोशन यानी गति करना। यह प्रक्रिया है जो क्रम पैदा करने की उत्पत्ति को कायम रखने का दिशा निर्देश काम करती है। इसके लिए यह शरीर के तंतुओं को में शक्ति पैदा करती है। यह क्या करती है कि हमारे तंतुओं में शक्ति पैदा करती है तथा कामों के प्रति उत्साह पैदा करती है। अतः प्रेरणा के शब्दों का तात्पर्य में हमको किसी भी कार्य के करने की जानकारी होती है, जिसे हम उत्तेजना भी कह सकते हैं। क्योंकि उत्तेजना के अभाव में किसी तरह की प्रतिक्रिया असंभव है। हमारी प्रत्येक प्रतिक्रिया या व्यवहार का कारण कोई न कोई उत्तेजना जरूरी होता है। ठीक है, अब है अभिप्रेरणा का मनोवैज्ञानिक अर्थ। मनोवैज्ञानिक अर्थ में प्रेरणा से अभिप्राय सिर्फ आंतरिक उत्तेजनाओं से होता है जिन पर हमारा व्यवहार आधारित होता है। मनोवैज्ञानिक अर्थ में बाह्य उत्तेजनाओं को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। इस प्रकार प्रेरणा एक आंतरिक क्या है, शक्ति है जो व्यक्ति के काम करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, अब है प्रेरणा की परिभाषाएं। किसके अनुसार? तो शिक्षाविदों के अनुसार। कौन से शिक्षाविद ने प्रेरणा की क्या क्या अपने मत से परिभाषा दी है? लावेल के कथानुसार अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक या आनंद है जो किसी आवश्यकता की उत्पत्ति में उत्पन्न होती है। यह ऐसी और गतिशील होती है तो उस आवश्यकता को संतुष्ट करेगी। और दूसरा क्या है? बर्नार्ड शॉ के अनुसार अभिप्रेरणा शिक्षा में मनोविज्ञान की समस्या है। क्या है? बर्नार्ड के अनुसार अभिप्रेरणा शिक्षा में मनोविज्ञान की समस्या है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके बाद कैले के कथनानुसार अधिगम की कुशल कला में अभिप्रेरणा है। कैथले के अनुसार क्या है कि अधिगम की कुशल कला में अभिप्रेरणा है। ठीक है, अब है स्किनर के कथानुसार। स्किनर के कथानुसार क्या होगा? अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राज्य है। गुड के शब्दों में प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और करने की प्रक्रिया है। ठीक है, अब है ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन के शब्दों में। इनके शब्दों में अभिप्रेरणा की क्या परिभाषा होगी? प्रेरणा एक प्रक्रिया और जिसमें सीखने वाले की आंतरिक शक्तियां या आवश्यकताएं उसके विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित करते हैं। ठीक है, अब है प्रेरणा के प्रकार। प्रेरणा के कितने प्रकार हुए? ठीक है, अब देखिए, प्रेरणा के प्रकार हमारे कितने हैं? प्रकारों की दृष्टि से प्रमुख रूप से प्रेरणा को 6 तरह को माना गया है। कौन कौन?
स्वाभाविक प्रेरणा, कृत्रिम प्रेरणा, पारितोषिक प्रेरणा, दंड प्रेरणा, इसके बाद सकारात्मक प्रेरणा या आंतरिक प्रेरणा, नकारात्मक प्रेरणा या बाह्य प्रेरणा। ठीक है, अब हम किस पर पढ़ेंगे? स्वाभाविक क्रियाओं और सहज क्रियाओं का नियम। मनुष्य का हृदय निर्माण और व्यक्ति विकास उसके प्रमुख अवयव। ठीक है, मनुष्य का व्यक्तित्व निर्माण और व्यक्तित्व विकास उसके प्रमुख अवयवों और अवयवों के विभिन्न अवयवों की गतियों से प्रभावित होते हैं, जैसे श्वासोच्छ्वास, संचार, स्नायु संचार, पाचन क्रिया, संस्थान व्यक्तित्व के विकास पर अत्यधिक प्रभाव डालते हैं। इसीलिए इन संस्थानों का अध्ययन करने को आवश्यक है। ठीक है, अब हमारा है क्या? प्राणी विज्ञान के माध्यम से इनका ज्ञान प्राप्त करना सरल है। इस ज्ञान की उपयोगिता इस बात में है कि प्राणी विज्ञान के माध्यम से व्यक्ति के अवयवों के अपेक्षाकृत प्रभाव को व्यक्तिगत के विकास पर इसलिए जाना जाता है कि उसकी सहायता से प्रेरणा का निरूपण किया जा सके। इसके अनुसार प्रेरणात्मक युक्ति तार्किक निर्मित की जा सके। भौतिक विज्ञान और रासायनिक विज्ञान के प्रयोगों से यह सिद्ध हो चुका है कि रासायनिक क्रियाओं और प्रयोगों से मनुष्य की ग्रंथियों में परिवर्तन लाकर वांछित स्थिति में लाया जा सकता है और इच्छित प्रेरणा दी जा सकती है। अब दूसरा क्या है? मूल प्रवृत्ति का नियम। सेकंड नंबर हमारा क्या है? मूल्य प्रवृत्ति का नियम। मूल्य प्रवृत्ति को लोगों ने अलग अलग विचारधारा द्वारा व्यक्त किया गया है, परंतु मूल प्रवृत्ति के अनुसार कार्य करने की शारीरिक मानसिक इच्छाएं संतुष्ट होती हैं। इस प्रकार यह जन्मजात प्रवृत्ति जो और परिस्थिति के अनुसार स्वाभाविक रूप से एक विशिष्ट दिशा में कायम की प्रेरणा उत्पन्न करती है, मूल प्रवृत्ति कहलाई जाती है। शिक्षा क्षेत्र के कारण इन मूल प्रवृत्तियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ठीक है, शिक्षा देने दृष्टि से मूल प्रवृत्तियों को स्वाभाविक प्रेरणा देने का आधार बनाया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या है? आदत में भी परिवर्तन हो जाना संभव है। मूल प्रवृत्ति के क्या होता है कि आदत में भी परिवर्तन हो जाना संभव है। इस बात के अध्ययन से व्यक्ति स्वभाव से मूल्यांकन की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। आदत व्यक्ति के जन्मजात से लेकर मृत्यु पर्यंत उसके व्यवहार को प्रभावित करती है। प्रेरणा के संयम आदत को प्रभावित करके रुचिकर और उपयोगी बनाया जाना संभव है। अच्छी और उपयोगी आदत यह होती है जो सुदृढ़ हो, बालक के चरित्र और विकास करने में, शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक हो। अतः बाह्य कृत्रिम प्रेरणा द्वारा स्वाभाविक प्रेरणा का गुण और अच्छी आदत उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, अब है 4 नंबर। 4 नंबर हमारा क्या है? भावनात्मक अनुभूति का नियम। ठीक है, इसमें क्या है कि इंसान का स्वभाव है कि मनुष्य सुख, आनंद और कष्ट का एहसास किया करता है। इस स्वभाव का लाभ में भली प्रकार उठाया जा सकता है। छात्र समुदाय का चरित्र विकास समुचित वातावरण दिया जा सकता है। ठीक है, अगला हमारा क्या है? बालकों के विषय वस्तु के प्रति सुख और आनंद की अनुभूति उत्पन्न करनी चाहिए, तभी विषय के प्रति रुचि, उत्सुकता और उत्पन्न होना संभव है। इसके विपरीत यदि विषय के अध्ययन में बालकों के दुख और कष्ट की अनुभूति हुई तो वे उस विषय से घृणा कर बैठेंगे। इस प्रयोग को करने में अत्यधिक सावधानी और सतर्कता की आवश्यकता है। ठीक है, थोड़ा स्क्रीन में गड़बड़ी हो गया था। अब है 5th नंबर, ज्ञान की अभिलाषा का नियम।
पाठ्यक्रम को अधिक रोचक और आनंदमय बनाने के लिए अधिकाधिक प्रयास करना आवश्यक है। यही अध्यापन और अध्ययन की सफलता का आधार है। यदि छात्रों में ज्ञान प्राप्त करने की अभिलाषा, रुचि और भूख जागृत हो जाती है तो उनका व्यक्तित्व सर्वांगीण में विकसित होने लगता है। ठीक है। कृत्रिम प्रेरणा द्वारा अध्ययन के उपरोक्त स्वार्थ गुण लाकर बालकों में अध्ययन की स्वाभाविक प्रेरणा उत्पन्न की जा सकती है। अब है इसमें कि बालकों में अध्ययन की कृत्रिम प्रेरणा उत्पन्न करके अध्ययनशील बनाया जा सकता है। इस प्रकार यह कृत्रिम प्रेरणा उनके स्वाभाविक प्रेरणा में जारी की जाएगी। ठीक है। यहाँ कृत्रिम प्रेरणा जो खेल कूद के माध्यम से उत्पन्न की जा रही है, साधन प्रेरणा है जिससे स्वाभाविक प्रेरणा अर्थात लक्ष्य प्रेरणा की उपलब्धि और बालकों में शिक्षा ग्रहण करने में सफलता मिलनी संभव होगी। ठीक है। खेल कूद प्रत्यक्ष प्रेरणा भी विद्यमान होती है जो लक्ष्य प्रेरणा का स्रोत होती है। लक्ष्य प्रेरणा साधन प्रेरणा से अधिक शक्तिशाली होती है, अतः उसे उत्पन्न करने के प्रयास करना चाहिए। अब है 7 नंबर। 7 नंबर हमारा क्या है? अनुकरण एवं उदाहरण का नियम। ठीक है। बालक स्वभाव से ही अनुकरणशील है। ये बात बात में, खेल खेल में बड़ों के व्यवहारों का अनुकरण कर लिया जाता है। अनुकरण व्यवहार की मौलिकता से पृथक ही होता है। इसका कारण में पाई जाने वाली कल्पना शक्ति है, अतः वे अपनी कल्पना का पुनः देते हैं, बड़ों के मूल व्यवहार का अनुकरण किया करते हैं। यही कारण है कि बालक किसी अनुकरण किए जाने वाले सजा कार्य को सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। इसीलिए बालकों के समक्ष उपरोक्त आकर्षण एवं उत्प्रेरक कार्यों के प्रस्ताव रहना चाहिए। ठीक है। यह मनोवैज्ञानिक सत्य है कि मस्तिष्क में जो विचार और कल्पनाएं आया करती है ये व्यक्ति के कार्य करने की प्रेरणा दिया करती हैं। अतः बालकों के विचारों और कल्पनाओं को गति देने के लिए प्रेरणा दी जा सकती है। इससे बालक अनुकरण द्वारा संबंधित कार्य करने के लिए तैयार होंगे और प्रयत्न भी करेंगे। ठीक है। अब है 8 नंबर, आत्म प्रतिपदा एवं आत्म प्रकाशन का नियम। ठीक है। यह मनोवैज्ञानिक सच है कि मनुष्य को जिस चीज से लाभ होता है उसी को अपना असल हथियार बना लेता है। इसके विपरीत मनुष्य उन परिस्थितियों से और लक्ष्यों से घृणा करता है जो प्रतिष्ठा सामाजिक भावना है। यह प्रतिष्ठा जब सामाजिक प्रतिष्ठा पाने की भावना में बदल जाती है तो व्यक्ति इसे भी प्राप्त करने की चेष्टा करता है। परिवारों और विद्यालयों के पाठ्यक्रमों द्वारा बालकों को ऐसे अवसर देने की योजना अवश्य बननी चाहिए जिन्हें प्राप्त करके बालक अपनी आत्म प्रकाशन की प्रवृत्ति और आत्म प्रतिष्ठा को संतुष्ट कर सके। ठीक है। अब है उपरोक्त नियमों के अतिरिक्त ज्ञानार्जन, पद प्राप्ति, दाम्पत्य प्रेम, विश्वास, आदर्श प्राप्ति, ऐश्वर्य प्राप्ति, आराम की लालसा और साहसिक और प्रतियोगात्मक कार्यों में कुशलता प्राप्त करने की भावनाएं भी प्रत्येक में पाई जाती है। ठीक है। शिक्षा क्षेत्र में इन प्रवृत्तियों का उपयोग करके बालकों में स्वाभाविक प्रेरणा उत्पन्न की जा सकती है। शिक्षा ही ऐसा क्षेत्र है जिसको में प्रेरणा देकर बालकों में क्या की जाती है, उसमें शिक्षा की जो भावना होती है, कौन सी प्रेरणा वाली भावना, उसको जगाई जा सकती है। ठीक है। मनुष्य जीवन में इस प्रकार के अनेक अवसर मिलते हैं जिनके द्वारा मनुष्य में कार्य करने की स्वाभाविक प्रेरणा उत्पन्न करना सरल है। अभिभावकों और शिक्षकों को उपरोक्त आवास योजना अवश्य बनानी चाहिए। अब है कृत्रिम प्रेरणा। कृत्रिम प्रेरणा क्या है? शिक्षा के क्षेत्र पर काम करने की प्रेरणा जाहिर करने के लिए कृत्रिम प्रेरणा एवं अभिप्रेरणा ज्यादा जरूरत होती है। शिक्षा के क्षेत्र पर आपको ज्यादा काम करने के लिए कृत्रिम प्रेरणा और अभिप्रेरणा की ज्यादा जरूरत पड़ती है। स्वाभाविक प्रेरणा को कृत्रिम प्रेरणा का साधन स्वरूप माना सकता है। अभिप्रेरणा का उपयोग तभी अच्छा माना जाता है जब स्वाभाविक प्रेरणा में अधिक बल और आकर्षण लाने के लिए कृत्रिम प्रेरणा
तथा उत्प्रेरणा की शक्ति को सम्मिलित किया जाना आवश्यक है। तभी स्वाभाविक प्रेरणा क्या शिक्षा क्षेत्र में उपयोगी सिद्ध हो सकती है। इसीलिए आवश्यक है कि कृत्रिम प्रेरणा के प्रमुख रूपों को समझते और स्वाभाविक को उसकी सहायता से उपयोगी बनाना सीखे। ठीक है, अब है परिपक्वता और प्रेरणा। इसमें पहला हमारा क्या है, परिपक्वता और प्रेरणा। प्रेरणा शक्ति का उपयोग बालक की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और प्रयोगात्मक अवस्थाओं की परिपक्वता पर अधिक निर्भर करता है और जिसका उपयोग किया जाता है लाभ की अपेक्षा हानि अधिक होगी। यदि ऐसी बालक होता है तो वह गलत ढंग अपना लेगा। किसी तथ्य और प्रेरणा ग्रहण करने की शक्ति प्रत्येक आयु और अवस्था में समान नहीं रहा करती है। ठीक है, अब है आयु विशेष का प्रेरणा ग्रहण करने की क्षमता पर वैसा ही प्रभाव पड़ा रहता है जैसा कि किसी सड़क के मोड़ पर एक 4 पहियों वाली गाड़ी के पहियों द्वारा की हुई दूरी में समानता न रहने की बात का प्रभाव पड़ा करता है। ठीक है, इसीलिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बालक में किसी कार्य के प्रति प्रेरणा तभी उत्पन्न की जानी चाहिए जब वह उसे ग्रहण करने की दृष्टि से प्रत्येक अवस्था में परिपक्व हो। ठीक है, अब है लक्ष्य, आदर्श एवं प्रेरणा। दूसरा नंबर हमारा इसमें क्या है, लक्ष्य, आदर्श और प्रेरणा। कार्य करने की प्रेरणा कार्य के लक्ष्य पर हुआ करती है। किसी कार्य का लक्ष्य जितना आकर्षक, स्पष्ट, विस्तृत और होगा उस कार्य के करने की प्रेरणा भी उतनी प्रबल होगी। ठीक है, यदि कार्य में स्थिरता और दृढ़ता रहती है तो कार्यकर्ता को उतनी ही अधिक और दृढ़ प्राप्त होती है। यदि बालक के समक्ष किसी अध्ययन का कार्य का लक्ष्य स्पष्ट, दृढ़ और आकर्षक हो, यह कार्य समाप्ति तक कैसा बना रहता है, वैसा ही बना रहता है। कार्य करने की प्रेरणा निरंतर प्रभावी बनी रहेगी। अतः शिक्षा के क्षेत्र में क्रिया का लक्ष्य अधिक आकर्षक, सजीव, दृढ़ और स्पष्ट रखना चाहिए। इसके बाद क्या है, जिस बालकों में प्रबलतर प्रेरणा मिल सके, शिक्षकों को चाहिए कि वे बालकों के समक्ष अध्ययन कार्य का लक्ष्य आकर्षक और सजीव ढंग से प्रस्तुत करें। शिक्षक का क्या दायित्व है कि बालक के सामने वैसा पाठ्यक्रम प्रस्तुत करना चाहिए जो सजीव हो और आकर्षक हो। ठीक है, इसके बाद क्या है कि रुचिकर लक्ष्यों को साधन बनाकर जो भी पढ़ा रहे हैं आप उसको कैसा बनाइए, रुचिकर। साधन बनाकर उसको कैसा देना चाहिए, साहसिक कार्य, अधिक उपयोगी देना चाहिए। ठीक है, इन क्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करने की स्वाभाविक लक्ष्य प्रेरणा शीघ्र ही ग्रहण कर ली जाती है। और इसमें है कि उन्हें चाहिए कि उन्होंने अपने लक्ष्य की प्राप्ति में कितनी प्रगति की है। शिक्षक का क्या दायित्व बनेगा, तो उसको ये भी चाहिए कि वो अपने पर मंथन करे कि उसने कितना लक्ष्य हासिल किया है। ठीक है, ऐसे करने से बालकों में कार्य करने की उत्सुकता, सफलता की आशा और प्रेरणा अनुकूल मनोवृत्ति उत्पन्न होगी। शिक्षा मनोविज्ञान प्रगति के ज्ञान अथवा निष्कर्ष ज्ञान को एक प्रकार का प्रत्यक्ष प्रेरणा ही मानते हैं। इसीलिए आवश्यक है कि छात्रों को उनके द्वारा की गई प्रकृति की सूचना समय समय पर दी जानी चाहिए। ऐसा करने से उनमें कार्य के प्रति रुचि, उत्साह, क्रिया वेग बना रहता है। ठीक है, इसके बाद है चौथा, प्रभाव का नियम और प्रेरणा। अगला हमारा क्या है हेडिंग, प्रभाव का नियम और प्रेरणा। यह मानव स्वभाव है कि वह उस कार्य की ओर स्वभावतः प्रवृत्त होता है जिसे करने से उसे अधिक आनंद और संतोष प्राप्त होने की आशा रहती है। अतः हमें किसी कार्य की प्रगति सूचना पर यह देखना होगा कि उस प्रगति सूचना का बालकों पर क्या प्रभाव पड़ा है। उन्हें उस प्रगति से संतोष अथवा आनंद मिला अथवा उदासीनता मिली, यही प्रेरणा के प्रमुख तत्व के रूप में प्रभाव का नियम है। ठीक है, बालक में ज्ञान अर्जन उसका अभ्यास तभी कर सकते हैं जब उन्हें वैसा करने में आनंद और संतोष उपलब्धि होती है, तभी उनमें कार्य करने की प्रेरणा भी बनी रहती है। इसी के एक निर्धारित आचरण के बजाय
बच्चों में प्रेरणा पैदा करना जरूरी है। इस कृत्रिम प्रेरणा को विभिन्न नियमों के द्वारा प्रभावशाली बनाया जा सकता है। अब कौन कौन से क्रिया आप करेंगे कि जैसे बच्चे प्रभावशाली होंगे तो इसमें होता है एक पारितोषिक प्रेरणा, पारितोषिक इनाम बांटा जाता है ना, उसी के बारे में है। ठीक है, देखिए इसमें तीसरा क्या है, पारितोषिक प्रेरणा। इसे पुरस्कार प्रेरणा भी कहते हैं, ये आप लोग भली भांति जानते हैं। इसे इसलिए अच्छा माना जाता है क्योंकि बालक को इससे संतोष और आनंद प्राप्त होता है। प्रेरणा देने की दृष्टि से पारितोषिक निम्नलिखित हो सकते हैं। पारितोषिक भी कितने प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। पहला कौन है, भौतिक पारितोषिक। ये भौतिक पारितोषिक कैसा है, जैसे भेंट, पुस्तकें, लेखन पठन सामग्री और दैनिक उपयोग की मूल्यवान वस्तुएं। मान लीजिए कि आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं, आपने टेस्ट लिया तो बच्चे को पारितोषिक के रूप में किताब भी दे सकते हैं, कलम भी दे सकते हैं। इसको क्या कहते हैं, भौतिक पारितोषिक। एक होता है दूसरा सामाजिक पारितोषिक। इसमें क्या मिलता है, पद विशेष के लिए चुनाव, सामाजिक प्रतिष्ठा, पदोन्नति, प्रशंसा पत्र, समान सूचक उपाधि अथवा प्रमाण पत्र इत्यादि। ठीक है, पारितोषिक अथवा पुरस्कार प्रेरणा मनोवैज्ञानिक और स्वाभाविक युक्ति है। इस युक्ति द्वारा बालक बालिकाओं को अध्ययन कार्य में प्रवृत्त किया जा सकता है। इस प्रेरणा से बालकों में रचनात्मक योग्यता, शक्ति, आत्म प्रदर्शन की प्रवृत्ति, प्रतियोगात्मक प्रवृत्ति, मर्यादा, निर्भीकता, प्रतिष्ठा और सुरक्षा की भावना उत्तेजित हुआ करती है। ठीक है, अब है इस प्रेरणा का अगर असावधानी से इस्तेमाल किया जाए तो लाभ के नुकसान होने लगता है। ठीक है, इसको असावधानी से बरतने पर इसमें क्या होता है, हानि की अवसर बनी रहती है। बालक कोई कार्य इसलिए करना पसंद करने लगता है कि उसे पुरस्कार मिलेगा। अब इसमें बच्चे का क्या होगा कि उस पर क्यों कार्य करेगा कि हमें पुरस्कार मिलेगा। वह लक्ष्य प्राप्ति अथवा कर्तव्य की कामना का चेष्टा नहीं करेगा। उसका मेन जीवन का क्या लक्ष्य है उस पर उसका ध्यान नहीं रहेगा, यह लक्ष्य से भटकने लगता है। बालक तत्व प्राप्ति की अपेक्षा उसकी छाया प्राप्ति में लग जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में यह लोभ बहुत से दुर्गुण उत्पन्न कर देता है। उच्च स्तर के छात्र भी ऐसे दुर्गुणों से नहीं बच पाते। छात्र तो अवांछित उपायों द्वारा किसी भी युक्ति से पुरस्कार पाने में प्रयत्न करते हैं। उनका अध्ययनशीलता का लक्ष्य न रहकर अनैतिक साधनों से उच्च अंक प्राप्त करना ही लक्ष्य बन जाता है। ठीक है, कभी कभी पुरस्कार अथवा पारितोषिक की लालसा में वे अनुपयुक्त विषय भी चुन लेते हैं। क्या करते हैं कि जिस विषय में वो नहीं चाहते उस विषय को भी वो चुन लेते हैं, जिनसे श्रम किए गए ही अच्छे प्राप्तांक मिल पाते हैं। यह दोष बहुत बड़ा दोष है। अब इसके बाद एक है दंड प्रेरणा। दंड प्रेरणा में क्या होता है कि दंड प्रेरणा इसलिए दी जाती है कि बालक दुख पाकर उस कार्य को न करे जिससे उसके चरित्र पर दूषित प्रभाव पड़ता हो। यदि दंड की व्यवस्था न हो, समाज में अराजकता आ जाएगी, अपराधियों का बोलबाला हो जाएगा। प्राचीन काल से ही सामाजिक और अमानवीय कृत्यों को रोकने के लिए व्यवस्था प्रचलित है। शिक्षा क्षेत्र में किसी अनुपयुक्त कार्य करने के लिए दंड की व्यवस्था द्वारा बालक को दुखानुभूति कराई जाती है और मार्गदर्शन करने की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, इसके बाद क्या है, भौतिक दंड प्रेरणा। इसके बाद क्या है, भौतिक पारितोषिक प्रेरणा। अब दंड प्रेरणा में क्या हो गया, भौतिक दंड प्रेरणा। किसी पुस्तक, वस्तु, लेखन पठन की सुविधा वंचित करना, आर्थिक दंड देना, क्षतिपूर्ति करना, पीटना, कक्षा में शारीरिक दंड देना इत्यादि। ये किस में आ गया, भौतिक दंड प्रक्रिया में। अब है दूसरा सामाजिक दंड प्रेरणा। इसमें क्या होता है, निंदा करना, कक्षा से निकाल देना, कक्षा में ध्यान न देना, पदोन्नति न करना, सुविधाओं से वंचित करना। ठीक है, इसके बाद आता है एक आध्यात्मिक दंड प्रेरणा। आत्मसम्मान को धक्का पहुंचाना, आत्म प्रकाशन के अवसर से वंचित रखना या दुखानुभूति का अवसर देना। दंड प्रेरणा अवस्था के अनुरूप बदलती रहती है। छोटे बच्चे साधारण शारीरिक से ही प्रेरित हो जाते हैं, परंतु वयस्कों पर इस दंड का प्रयोग नहीं
हो सकता है। व्यस्त दंड प्रेरणा उपयोग अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा, मर्यादा, वैभव, प्रमुख और शक्ति की बढ़ोतरी करने के लिए किया करते हैं। ठीक है। अब शारीरिक निंदा की जाती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण दंड सदैव अहितकर होता है, फिर भी सामाजिक और आध्यात्मिक दंड प्रेरणाओं को किसी खास सीमा तक मान लिया जाता है। ठीक है। अब इसके बाद आता है सकारात्मक प्रेरणा। अब सकारात्मक प्रेरणा किसको कहते हैं? इस प्रेरणा में बच्चा किसी कार्य को स्वयं अपनी रुचि से करता है। सकारात्मक प्रेरणा में क्या करता है बच्चा? यह अपनी रुचि के अनुसार भी कोई कार्य करेगा, ये विषय पढ़ने के लिए जागृत रहेगा। इस कार्य करने से उसे सुख और संतुष्टि प्राप्त होता है। शिक्षक विभिन्न कार्य के द्वारा इस प्रेरणा में बालक के किसी काम को अपनी इच्छा से न करके किसी दूसरे इच्छा या बाह्य प्रभाव की वजह से करता है। इस कार्य को करने से उसके वांछनीय या निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति होती है। शिक्षक प्रशंसा, पदोन्नति, निंदा, पुरस्कार इत्यादि का प्रयोग करके बालक को नकारात्मक प्रेरणा प्रदान करता है। ठीक है। इस प्रेरणा को क्या कहते हैं? बाह्य प्रेरणा कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बालक को प्रेरित करने के लिए सकारात्मक या आंतरिक प्रेरणा का ज्यादा उत्तम समझा जाता है, क्योंकि नकारात्मक प्रेरणा बालक की कार्य में करने की को प्रभावित करती है। नकारात्मक प्रेरणा क्या करती है कि बच्चे के कार्य करने की, सीखने की क्षमता को क्या करती है? प्रभावित करती है, जिसके कारण वह अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए अनुचित विधि का प्रयोग करता है, जिससे बच्चा को क्या हो जाता है कि अपने कार्य को करने के लिए गलत ढंग से विधि का प्रयोग करता है। ठीक है। इस प्रकार शिक्षक को सकारात्मक प्रयोग के द्वारा ही बालक को लक्ष्य प्राप्ति में मदद करनी चाहिए। इसलिए शिक्षक का दायित्व बनता है कि बच्चे में सकारात्मक सोच में बदलाव कराएं और उसे लक्ष्य की ओर, प्राप्ति की ओर बढ़ने के लिए उसे जागृत करें। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था यहीं पर समाप्त होता है। और इसमें से क्या क्या वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन मैंने तैयार किए हैं, जो लगभग आपके परीक्षा में संभवतः उस अगर टॉपिक से आते हैं क्वेश्चन तो मिला जुला हो, क्योंकि परीक्षा में वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, लघुत्तरीय भी पूछे जाते हैं और दीर्घोत्तरीय भी। तो मेरा यही चेष्टा रहता है कि आप लोगों को तीनों फॉर्मेट के क्वेश्चनों से अवगत कराएं। तो आज इस टॉपिक से क्या क्या वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन बने हैं इस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं है, जो टॉपिक पढ़ाए हैं उसी में से है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के मोटम शब्द से हुई है? ऑप्शन है ए लैटिन, बी ग्रीक, सी संस्कृत, डी जर्मन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए लैटिन। ठीक है। क्वेश्चन 2 नंबर है, प्रेरणा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए व्यक्ति को आराम देना, बी व्यक्ति को काम करने के लिए प्रेरित करना, सी व्यक्ति को विचलित करना, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी व्यक्ति को काम के लिए प्रेरित करना। ठीक है। अब है प्रेरणा कितने प्रकार की होती है? देखिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणा का एक प्रकार नहीं है? ए है सकारात्मक प्रेरणा, बी नकारात्मक प्रेरणा, सी तटस्थ प्रेरणा, डी पारितोषिक प्रेरणा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी तटस्थ प्रेरणा। ठीक है। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रेरणा किस पर आधारित होती है? ए कार्य की गुणवत्ता पर, बी व्यक्ति की आंतरिक इच्छा पर, सी केवल पारितोषिक पर, डी केवल दंड पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी व्यक्ति की आंतरिक इच्छा पर। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 6, आत्म प्रेरणा को और किस नाम से जाना जाता है? ए आंतरिक प्रेरणा, बी बाह्य प्रेरणा, सी संवेदनात्मक प्रेरणा, डी दंड प्रेरणा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आंतरिक
प्रेरणा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन को बढ़िया से आप लोग देखिए। प्रेरणा को कौन सा मनोवैज्ञानिक अदृश्य शक्ति मानते हैं? ए स्किनर, बी गुड, बी गुड, सी क्रैचफील्ड, डी लेवल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी गुड। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 8। सीखने की कुंजी प्रेरणा, यह कथन किसका है? ए स्किनर, बी फ्रायड, सी गार्डनर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए स्किनर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। प्रेरणा का प्रभाव किस पर पड़ता है? प्रेरणा का प्रभाव किस पर पड़ता है? ए केवल पढ़ाई पर, बी केवल शारीरिक गतिविधियों पर, सी व्यक्ति के संपूर्ण विकास पर, डी केवल मानसिक गतिविधियों पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी व्यक्ति के संपूर्ण विकास पर। ठीक है, अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है? नकारात्मक प्रेरणा का एक उदाहरण है। ए पुरस्कार देना, बी दंड देना, सी प्रशंसा करना, डी लक्ष्य निर्धारित करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी दंड देना। ठीक है, अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। सकारात्मक प्रेरणा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए भय उत्पन्न करना, बी सफलता के लिए प्रोत्साहित करना, सी सजा देना, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सफलता के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रेरणा कौन सा प्रेरणा का प्रमुख स्रोत नहीं है? ए समाज, बी विद्यालय, सी व्यक्तिगत रुचि, डी दुर्घटना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। प्रेरणा व्यक्ति को किस ओर ले जाती है? ए सफलता की ओर, बी विफलता की ओर, सी तनाव की ओर, डी आलस्य की ओर। तो इसका सही आंसर क्या होगा?